हिमाचल के अंदर कांग्रेस का सरकार बना है, लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं तो रीजन और पे स्केल को लेकर के या नॉमिनीज को दूर करने को लेकर के जो हम लोगों ने अभियान शुरू किया था वो वहीं का वहीं खड़ा है। इसकी इतनी बड़ी कीमत प्रदेश की वर्किंग क्लास को देना पड़ेगी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट का जो बेनिफिट हिमाचल हाई कोर्ट दे रहा है कि 8 साल आप रहे, 6 साल रहे, 4 साल रहे, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी विधेयक ला करके आपको उछीना जा रहा है और हर मंच के ऊपर ओपीएस की बात की जा रही है। मैं कह रहा हूँ ओपीएस का फैसला अधूरा है। इसकी होड़ लगी है कि मैं मुख्यमंत्री के कितने नजदीक चले जाऊं, उसका कितना चेता बन जाऊं, उसके साथ कितने फोटो खंडालूं, इस लाइन पे चले। लेकिन ज्वाइंट फेडरेशन जो हमारा है इसको एक अलग पहचान के साथ लोगों की आवाज बनने का जरूरत है और वो हम तभी बन सकते हैं सब हम हर सेक्शन के एम्प्लॉयज को, हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइज करते हुए जिलों में उतरेंगे और लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करने का जरूरत है। चाहते हैं हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भाषण देने नहीं आए हैं, हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग 50 इकट्ठे होंगे हम 100 पेंसिल आपके साथ खड़ा होने का दम रखें। ये जो व्यवस्था परिवर्तन जिसका नाम दिया जा रहा है उसको खुद पता नहीं है कि व्यवस्था कैसे चलती है, कौन सी व्यवस्था का परिवर्तन किया जा रहा है। क्या ये धंधे के लिए ये व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है या ये दिलालों के लिए ये व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है? ये निर्णय जो कर्मचारी विरोधी निर्णय है जब तक वापस नहीं होते हैं तब तक हम अपना आंदोलन इसी तरह से रखेंगे। अंदर ओपीएस बहाली का आंदोलन भी पूरे जोरों पर चला था, जिस आंदोलन में हम लोग अगली कतारों में लड़ रहे थे और प्रदेश के अंदर जब चुनाव नजदीक आ रहा था तो जो हमारे कंपटीटर जो कांग्रेस सत्ता में आने के लिए लायक थी उनको लगा कि प्रदेश के अंदर जो कर्मचारी वर्ग एक ऐसा बहुत बड़ा सेक्शन है, अगर इसके हक की हम बात करेंगे तो हम सत्ता हासिल कर सकते हैं। और उन्हें कर्मचारियों को लुभावने नारे भी दिए, ओपीएस का बात भी किया और सत्ता के अंदर आए भी कर्मचारियों ने जिस तरीके से वोट फॉर ओपीएस का स्लोगन दिया, जिस तरीके से ग्राउंड वर्क किया, वही वजह रही है कि हिमाचल के अंदर कांग्रेस का सरकार बना है। लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं तो रीजन और पे स्केल को लेकर के या नॉमिनीज को दूर करने को लेकर के जो हम लोगों ने अभियान शुरू किया था वो वहीं का वहीं खड़ा है। लेकिन जो रीजन और पे स्केल के एरियर्स लोगों को मिलने थे, उसके बेनिफिट मिलने थे, वो भी रिलीज नहीं हो पाए हैं। जहां तक ओपीएस का प्रश्न है, ओपीएस को इस तरीके से भुनाया जा रहा है कि ओपीएस की इतनी बड़ी कीमत प्रदेश की वर्किंग क्लास को देना पड़ेगी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट का जो बेनिफिट हिमाचल हाई कोर्ट दे रहा है कि 8 साल आप रहे, 6 साल रहे, 4 साल रहे, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी विधेयक ला करके आपको उछीना जा रहा है और हर मंच के ऊपर ओपीएस की बात की जा रही है। मैं कह रहा हूँ ओपीएस का फैसला अधूरा है। ये बात सही है कि अभी तक विधेयक भी नहीं लाया गया है और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बिजली बोर्ड है, कई ऐसे संस्थान है जहां पे सीसेस पेंशन रूल 1972 पहले से लागू हो रहा था, उन संस्थानों को भी वापस बहाल नहीं की गई है। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री सुखू जी, आपका जो फैसला है वो एक धोखा है और वो अनकंप्लीट है और जिस तरीके से वो प्रदेश के अंदर लागू होना चाहिए था आपने उसको लागू नहीं किया है। और आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि चौहान जी, वर्मा जी, समय थोड़ा है लेकिन आपको कहूंगा कि ये बागडोर शिमला से नहीं चल सकती है। आप जिलों के अंदर आइए, कन्वेंशन कीजिए, रैलीज कीजिए और जो एजेंडे आज लोगों का है, लोग अपने आप को नेतृत्वहीन महसूस कर रहे हैं कि उनका कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आज इस बात की होड़ लगी है कि मैं मुख्यमंत्री के कितने नजदीक चले जाऊं, उसका कितना चेता बन जाऊं, उसके साथ कितने फोटो खंडालूं, इस लाइन पे चले। लेकिन ज्वाइंट फेडरेशन जो हमारा है इसको एक अलग पहचान के साथ लोगों की आवाज बनने का जरूरत है और वो हम तभी बन सकते हैं सब हम हर सेक्शन के एम्प्लॉयज को, हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइज करते हुए जिलों में उतरेंगे और लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करने का जरूरत है कि प्रदेश के अंदर एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी बात को करने का वादा रखता है, आप
करने का, संघर्ष करने का हिम्मत को संगठन रखता है, वो विश्वास इस जॉइंट फेडरेशन को लोगों के अंदर पैदा करने का जरूरत है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज हिमाचल प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा सेक्शन ऐसा है जो रिटायर हो रहा है, कारपोरेशन से हो रहा है, बोर्ड से हो रहा है, गवर्नमेंट से हो रहा है, उसको ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है, लीव इनकैशमेंट नहीं मिल रहा है। और आज जो आपके पेंशनरी बेनिफिट्स हैं वो 1.5-2 साल से पेंडिंग चल रहे हैं। और आपके जो एरियर्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज के हैं, पेंशनर्स के हैं, रिलीज नहीं हो रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर 13,500 के आसपास कर्मचारी है, लेकिन 30,000 से ऊपर पेंशनर एक बहुत बड़ी जमात है। मैं आपको कहूंगा इस डिमांड चार्टर के अंदर जो एम्प्लॉयज के रिटायरी फाइनेंशियली बेनिफिट्स रिलीज नहीं हो रहे हैं उसको इंक्लूड किया जाए, और इनके जो एरियर्स रिलीज नहीं हो रहे हैं इनको इसमें शामिल किया जाए। और हम आपको कहना चाहते हैं, हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भाषण देने नहीं आए हैं, हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग 50 इकट्ठे होंगे, हम 100 पेंशनर आपके साथ खड़ा होने का दम रखता है कि हमारे जो मुद्दे हैं उनका मुद्दों का लाभ हमारे हर कर्मचारी को जो उसमें भागीदार है उसको मिले, और उस आंदोलन के बाद कहीं उसको ऐसा ना लगे कि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ठगा हुआ महसूस तब करता है जब हम बीच का रास्ता निकालने लगते हैं या कोई हम अपना पर्सनल कोई बेनिफिट लेकर चलते हैं। इसलिए ये लड़ाई अगर न्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई अगर कर्मचारी हित की लड़ाई है, तो इस लड़ाई में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो शिक्षक है वो हम बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। हमने अभी अपनी एक जॉइंट एक्शन कमेटी भी बनाई है सर, जिसमें हम यूनिवर्सिटी जो हमारे प्रदेश के अंदर जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, उस यूनिवर्सिटीज की जितनी भी हमारी टीचर एसोसिएशंस हैं, उसमें हमने एचजीटीसी से भी बात की थी कि वो भी उसमें हमारे साथ आए, तो उससे वो भी हमारे साथ इस पूरी मूवमेंट में जुड़े हैं। और आपका जो भी इसमें निर्णय होगा, जैसे भी आप कहेंगे उसमें हम बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और जो ये निर्णय, जो कर्मचारी विरोधी निर्णय है, जब तक वापस नहीं होते हैं तब तक हम अपना आंदोलन इसी तरह से रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत जय। आज होड़ लगी है कि मुख्यमंत्री के नजदीक कौन जाएगा, और आज होड़ लगी है कि चीफ सेक्रेटरी के पास कौन जाएगा। संगठन की ताकत है आपकी, वो संगठन जो है आपको झुकाना जानता है। अगर जमीनी हकीकत पर आपका मुद्दा बहुत अच्छा है, और यहां तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक पहला राज्य है पूरे देश के अंदर बन चुका है कि जहां ये जो व्यवस्था परिवर्तन जिसका नाम दिया जा रहा है, उसको खुद पता नहीं है कि व्यवस्था कैसे चलती है, कौन सी व्यवस्था का परिवर्तन किया जा रहा है। क्या ये धंधे के लिए ये व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, क्या ये दिलालों के लिए ये व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। एक एक करके जो क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रूल्स जिनकी आप बात कर रहे थे अभी, कि पेंशन ओपीएस, हमारे पास 4 सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं पेंशन के अंदर। नंबर 1 जो एग्जिस्टिंग था ओपीएस और सबसे ओल्डेस्ट था, ये सेंचुरी ओल्ड है, कॉलोनियल टाइम से जो है हमारे पास है। ये जो पेंशन का 50% का था, ये सेंचुरी ओल्ड सिस्टम है, जिसमें पहले जो कॉलोनियल में सिविल सर्विसेज में जाते थे, जो इंटेलिजेंसिया होता था उसको जो है किंगडम लेती थी, कॉलोनियल रूल में लेते थे, और उनको 40 साल, जो 33 साल है और 20 साल आपको अब कर दिया गया कि 20 का आपको पूरी पेंशन मिलेगी, जो कंटिन्यू 20 साल करती है। तो वो 40 साल का पीरियड होता था, और वो सिस्टम तब से एग्जिस्ट कर रहा है। सीसीएस पेंशन रूल जो है 1972 में आया, और यहां 1920 में इसका प्रचलन हुआ। तो 1935 में इसका एक्ट बन गया था। जो आपका पेंशन रूल का जो एक्ट है वो यूएसए में पास हुआ था 1935 में, और 1938 में इसके विरोध में आ गए थे कि भाई हम सोशल सर्विस को कंटिन्यू नहीं कर पा सकते हैं, इसलिए जो है हम इसका विरोध करते हैं, और हमें जो है इसको किसी न किसी दूसरे रूप में इसको जो है डेवलप करना है। अब आपके पास जो 4 सिस्टम, जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 है, ये एक स्टैट्यूटरी रूल है, और रूल के अंदर इसको पारित किया गया है। और उसके बाद जो ओपीएस, एनपीएस एंड ईपीएस 95, जो ईपीएफ के अंदर एक ईपीएस 95 आता है, जिसमें जो है आपका जो मिसलेनियस एक्ट 1952 है उसके अंदर अट्रैक्ट होती है। जैसे हम लोग बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन में आते हैं तो हमारे को जो है ये ईपीएस 95 है, इसमें भी 2-3 किस्म की
कैटेगरी डिवाइड की हुई है। उस पर कुछ में लिबरल कंट्रीब्यूशन कर दिया, कुछ में जो है कैपिंग करके जो है उसमें कैपिंग का मतलब होता है कि आपकी सीलिंग जो लेबर के लिए होती है, जैसे 6500 की सैलरी है मेरी, अगर 17,000 बेसिक थी तो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेंशन वो 6500 ही ली जाएगी। तो इस तरह से इसको क्लासिफिकेशन करते हैं कि डिवाइड एंड रूल, ये हमने अंडरस्टैंड करना है। जो यहां बहुत सारी बातें पेंशन पर आई है, ओपीएस इज द वन ऑफ द बेस्ट रूल जिसमें आपने कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करना है, मात्र आपका जो 12% जो कंट्रीब्यूशन जीपीएफ में जाता है उसको जो गवर्नमेंट होती है उसको अपनी डेवलपमेंट के लिए सेविंग, जो हमारी सेविंग है उसका इंटरेस्ट मिलता है और वो कंट्रीब्यूशन नहीं जाता, वो जीपीएफ में जाएगा। जीपीएफ से जो है स्टेट गवर्नमेंट अपनी सेविंग या डेवलपमेंट के लिए उसको इन्वेस्ट करता है और आपको उसका इंटरेस्ट देता है और आपको जब रिटायरमेंट पर हो वो पैसा आपको वापिस मिलता है, तो वो आपके डेफर वेजेस बोला जाता है कि जो आपको पेंशन मिलती है वो इन ल्यू ऑफ डेफर वेजेस। डेफर वेजेस का मतलब क्या होता है, डे वी ज्वाइन द सर्विस, उस दिन से हमारी कट जाती है और टिल सुपरनेशन तक वो डेफर हो गई कि आपने अपनी वेजेस कटते रही पर आपने उसको विड्रॉ नहीं किया, आपने वेजेस को सेल किया पर आपने लास्ट में जब आप सुपरनेशन हुई तब आपने उसको विड्रॉ किया, उसका बेनिफिट जो डेफर वेजेस आपने स्टेट की सेविंग में डाला और स्टेट ने उसको डेवलपमेंट के लिए यूज किया, वो पैसा जो है आपका स्टेट की डेवलपमेंट के लिए लगा है वो आपको ओपीएस मिलती थी। ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम रहा है क्योंकि हे डे में आपने जितना भी आपकी पोटेंशियल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी थी वो आपने स्टेट की डेवलपमेंट के लिए लगाई है। इसलिए आपको ऐसा ना हो कि जैसे एक कहावत भी है कि जब रिटायर होता है तो एक स्टिक दी जाती थी पहले कॉलोनियल टाइम में या उससे पहले या अर्ली 60s में, जो आदमी रिटायर होता था तो उसको बेंच दिया जाता था कि ये रिटायर हो गया है अब ये चलने के लिए, तो गवर्नमेंट ने उस बेंच की जगह में आपको पेंशन दी थी कि ये पेंशन आपको ऐसा ना हो कि आप कहीं ना कहीं गिर जाए और किसी के हाथ आगे वो करें, तो आपको ये पेंशन दी जाती है। अब उसके बाद जब आपका 90 का लिबरलाइजेशन आया, 91 का लिबरलाइजेशन के अंदर जो है उन्होंने क्या किया कि भाई आपको नया सिस्टम को जो है इवॉल्व करना पड़ेगा।